ये हमारा पेपर सेकंड का पार्ट 9 होगा और पेपर सेकंड के पार्ट 9 में हम कर रहे हैं अलजेब्रा। मैं इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री करा चुका हूँ, उसके क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ जो आयोग ने पिछले सालों में पूछे थे और थोड़े से क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा सॉल्व कराए हैं। अब मैं यहाँ पर ये दूसरा लेक्चर है, एक सेकंड, दूसरा है या तीसरा है अलजेब्रा का। हाँ, ये अलजेब्रा का तीसरा लेक्चर है। मैंने इससे पहले 2 लेक्चर करा दिए, एक अलजेब्रा का 7 करा दिया और अलजेब्रा का 8 करा दिया। ये अलजेब्रा का 9 नंबर का लेक्चर है। तो देखेंगे हम कि इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे आयोग ने। और इस पेपर को क्वालिफाइंग करने के लिए आपको 33% मार्क्स की जरूरत होती है। मतलब 200 में से अगर आप 66 मार्क्स सिक्योर कर लेते हो तो आप इस पेपर को क्वालिफाई कर जाओगे। और इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और आपको कितने टाइम करनी चाहिए। देखिए, एक्यूरेसी लेवल में बोलता हूँ कि आपकी चाहे कितना ही अच्छा एक्यूरेसी लेवल है, अगर आयोग ने मान लो सारी कंडीशन आयोग है, मतलब आइडियल है, तो जैसा आयोग ने सारे क्वेश्चन पेपर ठीक बनाए, उसमें कोई भी गलती नहीं, कोई भी एरर, तब आप 35 कर दो। ठीक है, तो कि भाई 35 के 35 करें आपके और आपके मार्क्स आ जाएंगे। और आयोग ने मतलब कोई कर दिया उसमें झोल झाल कर रखा है, तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर आपको 40 से प्लस लगाने चाहिए, 40 से 40 प्लस लगाने चाहिए। और अगर आपका एक्यूरेसी लेवल अच्छा नहीं है, क्योंकि एक्यूरेसी लेवल भी चेक होता है, प्लस आयोग क्वेश्चन पेपर गलत बनाता है, तो मैंने आपको दिखा दिया आंसर की होती है, कभी क्वेश्चन नहीं गलत होता है, तो ये भी जरूरी होता है कि आप उन सारी चीजों को भी ध्यान में रखो। पता लगा आपने 40 आपने 35 लगा दिए, 35 में से 5 क्वेश्चन तो आयोग नहीं के खिलाफ निकले, तो फिर दिक्कत आ जाती है, फिर उस केस में तो मामला खराब हो जाता है। तो इसलिए मतलब 40 प्लस रखो आप। और जिनका एक्यूरेसी लेवल अच्छा नहीं है तो उनको तो फिर तो 50 प्लस रखने चाहिए। हाँ, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, ये हिंदी और इंग्लिश है। ये पिछले सालों के क्वेश्चन है, 2010 से लेकर 2023 तक के मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं। अलजेब्रा का ही मैंने उठाए हैं, अभी दूसरे सेक्शन मैंने सॉल्व नहीं करा है। तो अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं और क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। उसने बोला है कि पहले समझ लो कि ये क्वेश्चन है, पर देखो ये इनकम का बेस्ड क्वेश्चन है। इनकम का क्या मतलब होता है, मान लो आपकी कुछ इनकम है 10,000, तो अब 10,000 आपकी इनकम है, तो मान लो 10,000 आपकी इनकम है, इनकम हो गई 10,000। और एक्सपेंडिचर आपका, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, जैसे आपने फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कर ली, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हो आप हर मंथ 1,000 रुपए की, और फिर आप रेंट भी देते हो, मान लो रेंट दे दिया आपने 2,000 रुपए का। उसके बाद में आपके और भी एक्स्ट्रा, मतलब लाइट का बिल, ये बिल, बहुत सारी चीजें रहती हैं। मान लेते हैं कि आपका टोटल खर्च जो आ जाता है वो 3,000 रुपए और लग जाते हैं आपके, तो टोटल आपका जो एक्सपेंडिचर आ जाता है, टोटल एक्सपेंडिचर आता है 6,000 रुपए। तो सेविंग कितनी निकालोगे, कैसे निकालोगे सेविंग? तो देखो, सेविंग निकालने का तरीका ये होता है कि आप भाई इनकम मजर अपना एक्सपेंडिचर अगर आप खत्म कर दो, आपके पास सेविंग आ जाती है। तो कितनी आ जाएगी? 10 में से अगर आप कर देते हो ये 6,000 कम, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 4,000। तो 4,000 आपकी सेविंग आ गई। ये बेसिक सा प्रिंसिपल याद रखना, इस पर ही वो क्वेश्चन है। तो अब क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं कि a man spends 2/5 of his salary on the food। मतलब कोई बंदा है, वो अपने फूड से जो सैलरी होगी उसकी कुछ, तो उसका जो है फूड पर कितना खर्च करता है? 2/3। ये फूड को उसने खर्च कर दिया। टू सॉरी 2/3 नहीं है, 2/5 है। 2/5 अपने फूड पर खर्च करता है वो, और 3/10 ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस रेंट। और जो रेंट पर है, रेंट पर रहता होगा वो, तो उसकी जो है 3/10 अपना रेंट पर खर्च करता है। एंड 1/8 ऑफ द सैलरी ऑन द क्लोथ्स। और उसका क्लोथ्स पर जो खर्चा होता है वो कितना है? 1/8 ऑफ द सैलरी। तो टोटल अगर हम एक्सपेंडिचर उसका निकालें, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ गया? प्लस कर दो इनको सबको। और क्योंकि ये फ्रैक्शन बन रहा है, तो फ्रैक्शन के अंदर आपको क्या करना होता है? फ्रैक्शन के अंदर आपको एलसीएम लेकर सॉल्व करना होता है। तो ये, हाँ ठीक है, एलसीएम लेकर सॉल्व करना होता है। तो देखो कितना आ जाएगा? 5 8, तो आप इसका कितना आ जाएगा? 8 8 5 जा 40, इसका मतलब एलसीएम 40 आ जाएगा। और कितना आ गया? 5
को किससे डिवाइड करोगे तो 8 और ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 16x 4 12x प्लस 8 5 यानी 5x, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 16 प्लस 5 21 के 10 उसमें वो डाल दो 31 और 2 और प्लस कर दो 33, तो कितना आ गया यहाँ पर 33x/4, ये उसका खर्चा है। अब सेविंग इनकम में से अगर आप खर्चा कम कर दो, इनकम में से अगर आप एक्सपेंडिचर कर दो तो क्या आती है सेविंग। अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हो, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। ही स्टिल हैज 1400 लेफ्ट विद हिम, मतलब जितनी सैलरी थी खर्चा करने के बाद उसके पास 1400 रुपए बच गए, तो मतलब ये इसकी सेविंग है। हिज सैलरी इज, तो ये बताना उसकी सैलरी कितनी थी। तो सैलरी हमने एक्स ली है और खर्चा कितना आ गया 33/40, सेविंग आ गई 1400 रुपए, एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा 40x माइनस 30x/40, तो ऊपर कितना जाएगा 40 माइनस 33 7x/, तो कितना आ गया 7 से कैंसिल कर दो तो कितना जाएगा 7 2 14 और x मल्टीप्लाई 200 x इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 40, तो कितना आ जाएगा 8000 उसकी सैलरी है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 8000, ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा 8000 इसका आंसर हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए क्या कह रहा है जरा समझते क्वेश्चन को। इन अ सर्टेन ऑफिस 1/3 ऑफ द वर्कर्स आर वीमेन, मतलब कोई ऑफिस है उसमें कुछ लोग काम करते होंगे, उसमें से 1/3 औरतें हैं। एंड सॉरी कॉमा 1/2 ऑफ द वीमेन आर मैरिड, और जितनी भी वहां पर औरत है उसमें से 1/2 यानी हाफ जो है, औरतें जितनी भी काम करती हैं उसका हाफ यानी आधा उनकी शादी हुई रखी है, और 1/3 ऑफ द मैरिड वीमेन हैव चिल्ड्रन, और जिनकी शादी हुई रखी है उसमें से भी 1/3 के बच्चे हैं, ठीक है। और इफ 3/4 ऑफ द मेन आर मैरिड, और जो मैन है क्योंकि मैन और वीमेन दोनों हैं, तो अगर 1/3 मैन अगर 1/3 वर्कर वीमेन है तो रिमेनिंग कितने रह जाएंगे 2/3, तो 2/3 उसमें से मैन है, और 2/3 का 3/4 जो है मैरिड है। फिर उसके बाद में जो मैरिड है 2/3 उनके बच्चे हैं। तो ये क्वेश्चन हमको ये बताना कि देन द पार्ट ऑफ द वर्कर विदाउट चिल्ड्रन, हमको ये बताना कि ऐसे कितने वर्कर हैं जिनके बच्चे ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, अब देखते हैं, तो हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं कि भाई इन अ सर्टेन ऑफिस 1/3 ऑफ द वर्कर्स आर वीमेन, तो ये कोई ऑफिस है, इस ऑफिस में वीमेन भी है काम करती हैं और मैन भी काम कर रहे हैं, तो जितने जितने ऑफिस में वर्कर है उसके 1/3 जो है औरतें हैं, ठीक है, ये औरतें हो गई और जो है रिमेनिंग कितने हो जाएंगे 2/3 मैन, ठीक है। कंपनी वाला भी पार्शियलिटी करता है, देखो मैन ज्यादा रख रखे वीमेन कम रख रखी है, तो यहाँ से ये पता लग गया इतने स्टेटमेंट पढ़ने से कि 1/3 जो है औरतें हैं और 2/3 रिमेनिंग पार्ट जो है वो मैन का है। अभी कह रहे हैं कि 1/2 ऑफ द वीमेन आर मैरिड, मतलब जितनी औरतें हैं उसमें से 1/2 जो है मैरिड है। तो देखिए इसमें से ये जो 1/3 ये इसमें से मैरिड कितनी है, इसका हाफ कर दो तो ये मैरिड आ गई, तो फिर अनमैरिड कितनी होगी भाई, जितनी औरतें वहां पर काम कर रही है, अगर टोटल औरत का हाफ मैरिड है तो टोटल औरत जितनी होंगी उनका हाफ अनमैरिड होंगी भाई, तो ये जो मतलब कहने का मतलब ये सॉरी कि जितनी की शादी होगी उतनी ही बिना शादी के हैं, ठीक है, हाफ हाफ जो है शादी होगी आपकी और हाफ ऐसी है बिना शादी के। अब क्या कह रहे हैं, अब क्या रहा है, हाँ
तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि शादी होगी। अब क्या है कि 1/3 ऑफ द मैरिड वीमेन हैव चिल्ड्रन, और जिनकी शादी हुई है, ठीक है, ये जो शादी है इनके 1/3 के बच्चे हैं। तो इनकी शादी हुई है और ये बिना शादी के हैं, और जिनकी शादी होगी उनको 1/3 जो है उनके बच्चे हैं। तो जिनकी शादी होगी, तो जिनके, देखो शादी होगी और उनके बच्चे नहीं है, तो वे कितनी होगी, 1/3 जो है बच्चे हैं 1/3 के, जितनी औरतों की शादी हुई है, तो रिमेनिंग कितने रह जाएंगे, 2/3। तो जो 2/3 बचे इनकी जो है शादी हो गई है, लेकिन देखिए ये औरतें कौन सी है, इनकी शादी होगी लेकिन बच्चे नहीं, ये औरतें कौन सी है, इनकी शादी नहीं हुई है। समझ रहे हो, ये जो औरतें हैं इनकी शादी होगी, अब इस मतलब जिनकी शादी होगी उनके कुछ बच्चे हैं ये, और कुछ ऐसी हैं जिनके बच्चे ही नहीं है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये वाला ध्यान रखना, ये वाला पोर्शन, ये ऐसे हैं जिनकी शादी हुई नहीं है, ये ऐसी हैं जिनकी शादी होगी और बच्चे अभी तक नहीं है। चलो ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। ये हो गया। अब 3/4 ऑफ द मेन आर मैरिड, जो जितने भी ये आदमी है उसका, आदमियों को देख लेते हैं। ये आदमी 2/3 जो वर्कर था वो आदमी था, उस आदमी का 3/4 मैरिड है। तो चलो भाई 3/4 मैरिड कर देते हैं। इस टोटल का 3/4 मैंने मैरिड कर दिया, ये मैरिड हो गए। तो अनमैरिड कितने बचे, अनमैरिड बचे देखो 2/3, यानी 75% अगर मैरिड है तो 25% का मतलब क्या हो गया, 1/3, 1/3 जो है अनमैरिड। ठीक है, 33% जो है वो, सॉरी क्या यहाँ पूछ रहा था ना, 3/4 पूछ रहा था, तो ये 1/4 आ जाएगा। 1/4 जो है, देखिए इसमें बोला 3/4, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है ये कि जो 3/4 है वो मैरिड है, मैन जो है 3/4 मैरिड है, तो अनमैरिड कितने रह जाएंगे, 1/4। ठीक है, तो ये कौन से आ गए, ये आ गए जिनकी शादी हो गई, और ये कौन से आ गए, इनकी शादी नहीं हुई। अब फिर उसने बोला कि 2/3 ऑफ द मैरिड मैन हैव चिल्ड्रन, यानी 2/3 जितने भी मैन है जिनकी शादी हो गई, उसमें से इनकी शादी हो गई, तो इनमें से 2/3 के जो है बच्चे हैं। तो ऐसे मैन अगर 2/3 के बच्चे हैं, तो ऐसे जिन मैन जिनकी शादी होगी और उनके बच्चे नहीं है, वो कितने होंगे, वो 1/3 रह जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब समझते हैं, आगे देख लेते हैं, और कुछ तो नहीं पड़ा। 2/3, तो अब ये पूछ रहा है कि देन पार्ट ऑफ द वर्कर विदाउट चिल्ड्रन, बिना बच्चों के ऐसे कितने लोग हैं जो ऑफिस में काम कर रहे हैं। तो देखो, एक तो कौन कौन से होंगे, एक तो ये बंदे हैं, एक ये तो ये मैन है जिनकी शादी नहीं हुई है, तो एक तो इनके सिंपल सी बात है, शादी नहीं हुई तो बच्चे नहीं होंगे। और ये लोग कौन से, ये लोग वो हैं जिनकी शादी हो गई लेकिन बच्चे नहीं है, लेकिन ये लोग कौन से, ये वे मैन है जिनकी शादी हो गई और अब बच्चे हैं। तो हम तो एक तो मैन मैन को प्लस करते हैं और इनको प्लस करते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1/, पहले मैं मैन मैन को प्लस कर लेता हूँ, जिनकी जिनके पास बच्चे नहीं है, तो 1, इस 3 से ये 3 गया, इस 2 से ये गया, तो कितना बचा, इससे और कैंसिल कर दो, तो ये बचा 1/6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये भी 1/6, एलसीएम लोगे तो 6, 2/6 यानी 1/3 आ गया है, यानी 1/3 ऐसे मैन है जिनकी जिनके पास बच्चे नहीं है। अब जरा वीमेन के बारे में भी देख लेते हैं भाई। तो वीमेन कितनी बची जिनके पास, इधर कर देता हूँ मैं, जिनके पास बच्चे नहीं है। तो एक तो ये वे थी जिनकी शादी नहीं हुई, तो इनके बच्चे नहीं होंगे, ये वे थी इनकी शादी होगी लेकिन उनके पास बच्चे नहीं है। तो करते हैं, हाफ मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई, इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, इधर आ जाएगा 1/6, और इधर कितना आ जाएगा 1/9। तो 1/3 यहाँ बाहर ले लो, अंदर आ जाएगा 1/2, और 1/3 एलसीएम ले लो, तो कितना आ गया, एलसीएम 6 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5, 1/3, तो कितना आ गया, 5 आ गया ऊपर, तो ये आ जाएगा 5/18। तो 5/18 ऐसी ऐसी वे औरतें हैं जिनकी शादी, जिनके बच्चे नहीं है। तो
इनके बच्चे नहीं है और इनके बच्चे नहीं, इनको प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा 5/18 प्लस 1/3। एलसीएम ले लो 18 आ जाएगा, तो कितना आ गया यहाँ पर 3 की टेबल में 18 6 यानी 6 ऊपर आ जाएगा, तो कितना आ गया 11/18। तो 11/18 ऐसे वर्कर हैं जिनका मतलब जिनके बच्चे नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा ए। तो ये आयोग के क्वेश्चन है। आयोग क्वेश्चन जब पेपर सेट करता है तो वो ऐसा रोता नहीं है, वो ऐसा दिल खोल कर पेपर बनाता है कि बच्चों को सीटीबीटी गोल कर देगा उनकी। और आप देख रहे हो बच्चों की सीटीबीटी गोल हो ही जाती है। अब जरा ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन मैंने ये आयोग में नहीं पूछे, एक ये वाला और एक ये और एक ये, लेकिन फिर भी अलजेब्रा के हैं, मैंने अपनी साइड से रखे हैं इनको। एक्चुअली मैंने यूपी पीसीएस उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चन एज प्रैक्टिस के लिए रखे हुए, लेकिन अच्छे क्वेश्चन। जरा इसको क्वेश्चन को समझते हैं। अब ये कह रहा है कि भाई a प्लस बी इक्वल टू a/b और b/a, और फिर ये पूछ रहा है कि भाई a² b² की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहे हैं। चलो साहब देखते हैं क्या होगी। क्या जीरो हो सकती है? देखिए पहला सवाल है क्या जीरो हो सकती है, चलो देख लेते हैं जीरो हो सकती है क्या। देखो जीरो तभी हो सकती है a² प्लस b² की वैल्यू जीरो जब ही हो सकती है जब a की वैल्यू भी जीरो हो और b की वैल्यू भी जीरो। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये तो पॉसिबल है। अब देख लेते हैं क्या ये जो जीरो ए की वैल्यू जीरो बी की वैल्यू जीरो मैं रख रहा हूँ, तो क्या ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई होनी चाहिए ना दोनों। तो देखो इधर 0 प्लस 0, इधर आ जाएगा 0/0, ये राइट हैंड साइड 0/0। तो देखो 0/0 ये मतलब ये जो फॉर्म होती है इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, इंफिनिटी की फॉर्म बन जाती है वो, और उसको लिमिट लेकर सॉल्व किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो है इसका आंसर ये नहीं है, ए आंसर नहीं है इसका। ठीक है, अब देखते हैं कि बी क्या ये आंसर होगा बी। क्या a² प्लस b² की वैल्यू 1 होगी? 1 कब हो सकती है? देखो 1 तब हो सकती है जब a की वैल्यू 1 हो। आप समझ गए? अगर a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 0 है, या फिर b की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू 1। ठीक है, a की वैल्यू 1 है, सॉरी ये उल्टा लिख दिया। ये तब हो सकता है कि जब a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू 1 है, तभी पॉसिबल है। तो देख लेते हैं। देखो a का अगर मैं कोई सी भी कंडीशन रख दो यहाँ से 1 आ जाएगा, तो ये तो हमने कंडीशन रख दी। तो अब एक सवाल उठता है, ये तो रखने से आ रहा है, लेकिन ये जो कंडीशन आपने यहाँ पर अप्लाई की इस कंडीशन को भी फुलफिल करनी चाहिए कि क्या a प्लस बी की वैल्यू a/b प्लस b/a के इक्वल है। तो अगर आपने a की वैल्यू ये वाला पहली वाली ले ली, तो a की वैल्यू 1 रखो तो कितना आ जाएगा 1, b की वैल्यू 0, तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 0, बस यही गड़बड़ होगी क्योंकि ये बन जाएगा इन्फिनिटी और इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये वाला आंसर भी नहीं है इसका, ये भी आंसर नहीं है। समझ गया? इसको देखते हैं। चलो पहले 8 को देख लेते हैं। आंसर इसका सी है, लेकिन 8 को देख लेते हैं क्योंकि भाई ये आंसर क्यों नहीं है। अब क्या इसका आंसर a² b² होगा? a² प्लस b² का आंसर 8 होगा? देखते हैं। देखो ये कब हो सकता है, ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब आपने a की वैल्यू और 2 रखी हो और b की वैल्यू भी 2 रखी हो। तो a की वैल्यू अगर आप 2 रखते हो, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 8। देख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 8, और 8 प्लस 8 और 4 प्लस 4 8 आ गया, यानी 8 इक्वल टू 8। ये कंडीशन तो फुलफिल होगी, लेकिन a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 2 यहाँ भी रखना है आप। a/b प्लस ये कि a प्लस बी और a/b b/a यहाँ भी रखना है। तो अगर आप a की वैल्यू 2 रखते हो, b की वैल्यू भी 2 रखते हो, और यहाँ पर a की वैल्यू 2/2, b की वैल्यू तो कितना आ गया इधर 4 और इधर कितना आ गया 1, तो मतलब भैया ये भी नहीं रख सकते। तो इसमें क्या रख सकते हो, सी आंसर है इसका। कैसे देखिए, a² b² की वैल्यू 2 कब हो सकती है? एक तो अगर आप a की वैल्यू 1 रखो और b की वैल्यू 1 रखो, तब हो सकती है 1 का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 2, मतलब ये कंडीशन फुलफिल हो गई। तो क्या ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि a प्लस बी की जो वैल्यू है a/b और b/a के इक्वल है? तो हाँ देख लो, आप रख लो यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 1/1 1/1, तो कितना आ गया
इधर आ जाएगा 2 लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस 1/1 और ये तो कितना आएगा 2 इक्वल टू 2। हाँ ये बिल्कुल कंडीशन सही है। तो क्वेश्चन आयोग ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है। अब देखिए ये जो है ये 10th क्लास का एक चैप्टर था, तो उससे ये रिलेटेड है, वैसे है नहीं है कुछ भी लेकिन फिर भी समझ लो। मैंने ले लिया है, आप स्किप भी कर सकते हो, जिनको नहीं करना है वो स्किप कर सकते हो, लेकिन जिनको प्रैक्टिस करनी है वो कर सकते हैं। तो वन, अब इस टाइप के क्वेश्चन की खास बात ये होती है, अगर आप देख रहे हो कि एक दूसरे के कॉफिशिएंट x का कॉफिशिएंट y के साथ लिखा होता है दूसरी इक्वेशन में, और y x का कॉफिशिएंट y के साथ, y का कॉफिशिएंट x के साथ। आप देख रहे हो, ये देखो 2 1 7x प्लस 1 3 1 y इक्वल टू 9 1 3। तो देखो यहाँ पर स्पेशल पैटर्न में लिखी हुई है, आप अगर इसको देख पा रहे हो अच्छे से तो देखो 1 से 31 पहली इक्वेशन में x के साथ लिखा हुआ है, 1 से 31 दूसरी इक्वेशन में y के साथ, 217 पहली इक्वेशन में y के साथ लिखा हुआ है लेकिन दूसरी इक्वेशन में x के साथ में। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है, एक बार इनको प्लस करो एक बार माइनस करो। तो पहले मैं इसको प्लस कर लेता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 6 प्लस सॉरी 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा इधर 3, और यहाँ भी यही आएगा 348, और इनको प्लस कर लेते हैं, कितना आ गया 10 हो गया, 3 4 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया x, और लगा देते हैं इनके साथ पाई, तो 348 जो है आपको कॉमन लेना होगा, इसको 348 को उधर डिवाइड में भेज दो, तो ये जो है 174 की टेबल में 10 टाइम जाता है, और ये कितने टाइम जा रहा है देख लो, ये डबल लिखा है इसका, तो ये 2 टाइम, फिर 2 से कैंसिल कर दो, तो कितना आ गया x प्लस 5 की वैल्यू आ गई 5। अब ऐसे ही जैसे प्लस किया, अब ऐसे ही हम माइनस करते हैं, तो लिख लेते हैं माइनस करते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो आपको दिखा रहा हूँ, आप जो है एग्जाम में इसको डायरेक्ट कर सकते हो। और तो माइनस कर लो इसको, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, तो सब पैक करो, पहले इसको देख लेते हैं, तो कितना बचा यहाँ पर 6 बचा, और 6 हो गया, इधर हो गया 11, 11 में से 3 कम कर दो, तो कितना बचेगा 8 बचेगा, और कितना है प्लस का बचेगा यहाँ पर, क्योंकि प्लस के बड़े हैं। अब यहाँ पर, यहाँ भी यही बचेगा 86 बचेगा, लेकिन यहाँ पर ये माइनस के ज्यादा है। अब यहाँ देखते हैं कितना बचा, 13, देखो ऐसा होएगा, अगर यहाँ पे इसको सोच रहे हो, ये 9 1 ये ऊपर रखा जाएगा और ये नीचे, तो 13 बचा आप, तो कितना बच गया 6, और कितना रह गया यहाँ पर रह गया 10, यानी कितना बचा 8, तो 8 यहाँ पर ये, तो अब जो है 86 आप बाहर ले लो, 86 माइनस, ये यहाँ माइनस भी बचेगा क्योंकि माइनस के बड़े वाले, माइनस का जो है बड़ा ज्यादा है, तो 86, अब इसको इस वाले 86 को तो डिवाइड में भेज दो, तो माइनस का x प्लस वाई इक्वल टू माइनस का 86 अपॉन 86, तो ये कितना आ गया माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू -1, तो एक इक्वेशन हमारे पास ये मिल गई। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, कौन कौन सी इक्वेशन को, ये जो मिला x प्लस वाई इक्वल टू 5, और ये जो मिला माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू -1, तो इससे ये गया, तो कितना आ गया 2y इक्वल टू 4, देखो इन दोनों को सॉल्व करेंगे 4 आ जाएगा, 2 से कैंसिल कर दो इसको, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो y की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अब हम यहाँ पर
तो इसकी x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, x की वैल्यू जो है ये यहाँ रख दो, तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू ये x की वैल्यू यहाँ पर रखो, तो ये x की वैल्यू तो हमको निकालनी है, y की वैल्यू रखो यहाँ पर 2, इसको उधर ट्रांसपोज कर दो तो -2 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा -3, तो माइनस एक्स इक्वल टू -3, माइनस से माइनस हटा दो तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो x की वैल्यू उसने पूछा था, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू ये, आंसर इसका ये है। ठीक है, तो ये आंसर है इसका। अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप स्किप भी कर सकते हो, जिनको नहीं करना है, प्रैक्टिस नहीं करनी वो तो स्किप कर सकता है, बस ये तो मैं करा रहा हूँ कि जिससे थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए। जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं, और हमारे पास ये दे रखा है, ये एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 इक्वल टू 369। तो देखिए एक फॉर्मूला ये होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो मैं इसको 2 बार लिख लेता हूँ, इसको पूरे एक्सप्रेशन को। तो मैंने x की पावर 4 को ऐसे लिखा, x की पावर 2 की पावर 2, और इसी को y को भी इसी फॉर्मेट में मैंने लिखा, बाकी कुछ नहीं बोला। तो मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए ला रहा हूँ, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 369। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी 41, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो 369। अब ये जो है 41 को उधर डिवाइड में ले जाओ, किसकी टेबल से जा रहा है ये, 9 की टेबल से जा रहा है। 41 9 जा 369 होते हैं, तो 9 की टेबल में गया ये। तो इसी हिसाब से हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर वैल्यू 9 आ गई। देखो एक इक्वेशन मिल गई और एक इक्वेशन ये, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 41, तो इनको सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा इधर 2x स्क्वायर 41 प्लस 9, ये आ जाएगा 50, 2 की टेबल से कम कर दो, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 25। देखो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू याद रखना। अब एक्स देखिए नियम ये कहता है कि जैसे इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट ऑपरेट हो जाएगा दूसरी साइड, और साथ में एकदम प्लस माइनस ऑपरेट हो जाते हैं। तो जैसे ही आप इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो ये आ जाएगा +-5। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास +-5। अब आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो, इसका बी आंसर है, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है आगे फर्दर। तो अगर फिर सॉल्व करना है तो फिर तो आप मतलब अगर आपका एक्यूरेसी लेवल है, यही आंसर है इसका, तो एक्स की वैल्यू निकल गई है, तो बाकी आंसर जो है इसका यही है। मैं एक उसकी वाई की वैल्यू निकाल कर दिखा देता हूँ। तो हम इस वाली इक्वेशन का यूज करेंगे, कौन सी इक्वेशन का, ये जो दे रखी है कि एक्स स्क्वायर, इसका यूज करते हैं, ये जी वाई स्क्वायर इक्वल टू -9। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 25, तो मैं 25 -9 कर देता हूँ, इसको इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ और y को उधर ले जाता हूँ, तो कितना आ जाएगा 16। तो अब वही वाला नियम, इधर से स्क्वायर हटेगा और इधर स्क्वायर रूट ऑपरेट हो जाएगा और साथ में प्लस माइनस लग जाएंगे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर +-4 आ गई। देखो ये आंसर इसका। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे अलजेब्रा के साथ में। आयोग ने जो पिछले सालों में क्वेश्चन पूछे हैं, कैसे क्वेश्चन है, हम देखिए बहुत जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करो, नहीं कर रहे हो तो फिर मतलब आपको हार का सामना करना ही पड़ेगा। तो हम अपना लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं।